नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मृदा क्या है, मृदा के भाग क्या है, मृदा में कौन कौन से तत्व हैं और उनका वर्गीकरण हमने देख लिया था। दोस्तों, आज का जो वीडियो लिया है मैंने उसका अगला भाग लिया है, मृदा की क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और उसका निस्तारण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर दोस्तों CISF, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जा रहे हैं और उनकी हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है। आप जो सब्जेक्ट जिस प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। भारत की मृदा की जो समस्याएं हैं वो मृदा की जो समस्याएं हैं वो दो स्तर पे पैदा होती हैं दोस्तों, दो स्तर पे। सबसे पहले तो है मानवीय समस्याएं, मानवीय समस्याएं। दूसरी प्राकृतिक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है, अब मानवीय समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, मैं कुछ समस्याओं को यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि वनों की कटाई, वनों की कटाई, मानव द्वारा वनों की कटाई की जा रही है जिसके कारण हमारी मृदा को संकट पहुंच रहा है। ठीक है, चराई, चराई। और जो तीसरा कारण है, तीसरा कारण है वो है अवैज्ञानिक तरीका, अवैज्ञानिक तरीका। जिसका जो मृदा भूभाग्य है उसका अवैज्ञानिक तरीका। अब जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उनमें भी कुछ समस्याएं प्रमुख हैं, जैसे मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। जो मृदा का जो उत्पादन है उसका ह्रास, यानी कि उर्वरता, उर्वरता, उर्वरता का ह्रास, उर्वरता का ह्रास। जल जमाव, जल जमाव, जल जमाव, जल जमाव। अम्लीयता एवं क्षारीयता, क्षारीयता। एक और कारण है मरुस्थलीय, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये समस्याएं हमारे जो मृदा है उसमें रही हैं। ठीक है, मानवीय समस्याओं में ये समस्याएं रही हैं और प्राकृतिक समस्याओं में ये, क्योंकि मानव अपने द्वारा यानी कि वनों की कटाई जब हो रही है तो वनों की कटाई क्यों हो रही है, यानी कि औद्योगिकरण और निवास स्थान के उसमें होड़ में लगा है मानव, जिससे कि वनों की कटाई कर रहा है और हमारी मृदा को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, मानव औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास एवं निवास स्थान, निवास स्थान बनाने के लिए, बनाने के लिए वनों की कटाई कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, जिस कारण से जो मृदा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, अब दूसरा है चराई, चराई। जानवरों द्वारा, जानवरों द्वारा अत्यधिक, अत्यधिक चराई, चराई की जा रही है, की जा रही है। ये भी एक
मृदा समस्या है। ठीक है। अब ये अवैज्ञानिक तरीका, जो हमारी भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसका जो भूभाग है उसको अवैज्ञानिक तरीके से उसको जोता जा रहा है, उसका उपयोग अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, जिस कारण से मृदा में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये सब कारण जो कौन से हैं? मानवीय कारण। ठीक है। अब चलते हैं प्राकृतिक समस्याओं में। ठीक है। प्राकृतिक समस्याएं जो थी वो है मृदा अपरदन, उर्वरता का ह्रास हो जाना, जल जमाव हो जाना, और अम्लता और क्षारीयता, फिर उसके बाद में मरुस्थलीकरण। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो प्राकृतिक समस्याएं थी, प्राकृतिक समस्याएं या फिर प्राकृतिक कारण लिख सकते हैं इसको। ठीक। उनमें सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला लिखिए मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। ठीक है। दोस्तों, मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा की ऊपरी सतह को टूटना मृदा अपरदन कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है दोस्तों, ये दो प्रकार से होता है। एक तो सतह द्वारा, एक तो सतह द्वारा, दूसरा नलिकाओं द्वारा, नलिकाओं द्वारा। ठीक है। अब सतह द्वारा और नलिकाओं द्वारा कैसे होता है, इसको समझते हैं। सतह द्वारा जब मृदा की ऊपरी सतह जो है वो टूट कर हट जाती है, ठीक है, उसको सतही द्वारा अपरदन बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीट, शीट अपरदन। क्या बोलते हैं दोस्तों? शीट अपरदन। ठीक है। और नलिकाओं द्वारा जो अपरदन होता है उसको क्या बोलते हैं? नलिका पहले समझ लेते हैं कि नलिकाओं द्वारा कैसे अपरदन होता है। ये हमारी ये हमारी मिट्टी रही। ठीक है। ये ऊपरी सतह है। ठीक। अब जब यहाँ पर कुछ गड्ढे या फिर बरसात के मौसम में पानी जब भर जाता है, पानी अपना निकास ढूंढता है, ठीक है, तो उसमें कुछ छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, नालियां बन जाती हैं, और उन नालियों के माध्यम से जल अपने निचले स्तर की तरफ, यानी कि नदियों की तरफ या फिर समुद्र की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। वह जो जल होता है वो अपने साथ में कुछ मिट्टी ले जाता है, जिस कारण से वहां पर जो नालियां बन जाती हैं। ऐसे जो नालियों द्वारा कटाव को कहते हैं मृदा, जो नलिकाओं द्वारा मृदा अपरदन। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गली अपरदन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गली अपर्दन। अगर क्वेश्चन में आता है सीट अपर्दन किसे कहते हैं, तो सतह द्वारा किया गया अपर्दन सीट अपर्दन कहलाता है। और यदि गली अपर्दन किसे कहते हैं, तो नलिकाओं द्वारा अपर्दन गली अपर्दन कहलाता है। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये अपर्दन कहीं पर क्या होता है, ये प्रारंभिक समस्या रही है भारत में। कहीं अपर्दन ये जल द्वारा होता है, कहीं अपर्दन जल द्वारा होता है, तो कहीं अपर्दन वायु द्वारा होता है। ठीक है। जल द्वारा कहाँ होता है? जहां पर जल ज्यादा होता है, या फिर वर्षा क्षेत्र में, वर्षा क्षेत्र में। ठीक है। और ये कहाँ होता है? शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र में। ठीक है। नोट डाउन करें। अगले चलते हैं। अगला है हमारा मृदा, मृदा उर्वरता, उर्वरता का ह्रास। ठीक है। मृदा उर्वरता का ह्रास, इसका मतलब यह है कि हम सैकड़ों वर्षों से जो जिस मृदा में फसलें या फिर बहु फसलें पद्धति अपनाते चले आए हैं, उससे हमारी मृदा की उर्वरता जो है कम होती आई है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं सैकड़ों, सैकड़ों वर्षों तक
सैकड़ों वर्षों तक एवं, और लिख लेते हैं, सैकड़ों वर्षों तक मृदा का उपयोग उपयोग एवं एवं बहुफसली बहुफसली पद्धति अपनाया अपनाया जाना। ठीक है, ये भी क्या है, मृदा उर्वरता का ह्रास का कारण बनता है। ठीक है, जैसे कुछ इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर एक ही जमीन पर, एक ही भूमि पर बहुफसली पद्धति अपनाई जाती है। यानी कि कहीं भी, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई फसल 3 महीने या फिर 6 महीने में पक्के कट जाती है। ठीक है, तो उस 6 महीने के अंतराल पर कुछ गैप नहीं देकर उसको तुरंत जोत कर नेक्स्ट फसल बो दी जाती है। इस प्रकार से ये खेती होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बहुफसली पद्धति। ठीक, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे है हमारा जल जमाव, जल जल जमाव। ठीक है, जल जमाव जल के उस स्तर को बोलते हैं जिस स्तर पर जो मृदा जो होती है, फसलों में जो मृदा रंध्र होते हैं, मृदा रंध्र, ठीक है, वो संतृप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संतृप्त, संतृप्त हो जाते हैं। ठीक है, यह ऐसी स्थिति है दोस्तों, यह ऐसी स्थिति है जहां पर जहां पर जो मृदा में उपस्थित वायु अपना सामान्य चक्रण या फिर सामान्य चक्र बाधित कर देती है, या फिर इसका जो है वो सामान्य चक्र बाधित हो जाता है। ठीक है, अब जब सामान्य चक्र बाधित हो जाएगा तो क्या होगा? तब होगा ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि मृदा की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, मृदा में मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, लेकिन लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि जो हमारे जल का वह स्तर होता है जहां पर फसलों में मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो मृदा में उपस्थित वायु है वह अपना सामान्य चक्र पूरा कर नहीं पाती है, उसमें सामान्य चक्र बाधित होता है। और जब बाधित होता है तो उसमें क्या होता है? मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? जैसे कि जैसे कि नहरों का जल रिसाव, यहां लिख देते हैं नए पेज से, जैसे नहरों का जल रिसाव। ठीक, जल निकासी की जल निकासी की कमी। ठीक है, ये कुछ कारण है जिसके कारण हमारा जल जमाव हो जाता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, अम्लता, अम्लीयता एवं क्षारीयता। ठीक है,
अम्लता और क्षारता की जो प्रक्रिया है वो वहां होती है जहां पर वर्षा कम होती है, और जो बाष्पन की क्रिया है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। यानी कि वर्षा तो कम होगी, लेकिन बाष्पीकरण 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 दर जो है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो वहां पर ये समस्या जो है, जो अम्लता और क्षारता की समस्या पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें 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 जो केशिका होती हैं, केशिका, ठीक है, कैपिलरी क्रिया, ठीक है, केशिका द्वारा केशिका द्वारा कैल्शियम कैल्शियम सोडियम और मैग्नीज 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 को जो इसके लवण होते हैं, यानी कि मैग्नीज और कैल्शियम सोडियम के जो लवण होते हैं, उनको उनको पृथ्वी या फिर मृदा लिख लेते हैं यहाँ पे, मृदा मृदा की सतह पर लाने का काम करते हैं। ठीक है, लाने का काम करते हैं। ठीक है, जो केशिका होती है, केशिका एक इस प्रकार से छोटे छोटे पाइप होते हैं जो कि हमारी आंखों से नहीं दिख पाते मृदा में। वो अपनी क्रिया के द्वारा कैल्शियम सोडियम और मैग्नीज के जो लवण होते हैं उसको मृदा की सतह पर लाने का काम करते हैं। और ये किस तरीके से बिछ जाते हैं, ये एक सतह के रूप में बिछ जाते हैं, जिसका रंग सफेद होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सफेद सतह के रूप में ये बिछ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये खादर क्षेत्र में ये खादर क्षेत्र में पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कुछ, आगे जो समस्या है नेक्स्ट, वो है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, ठीक है, मरुस्थलीकरण से क्या समझते हैं आप? मरुस्थलीकरण दोस्तों ऐसा मरुस्थल जहां पर गैर मरुस्थल में मरुस्थल की समस्या उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लिया जाए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। अब राजस्थान में आपको दोस्तों पता है थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है, लेकिन इसके पूर्वी इलाके में और उत्तरी इलाके में कुछ गैर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहां पर खेतीबाड़ी की जाती है। ठीक है, उसमें उसमें यदि ये मरुस्थल अगर अपना विस्तार करने लगे तो उस क्रिया को बोलते हैं मरुस्थलीकरण की क्रिया। ठीक है, यानी हमें लिख देता हूं कि मरुस्थल में मरुस्थल में गैर मरुस्थल गैर मरुस्थल की क्रिया या फिर विस्तार हो विस्तार हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण।
ठीक है, मरुस्थलीकरण। अब ये तो रहा हमारा जो समस्याएं हैं उसमें, ठीक है। अब इसका निदान कैसे किया जाए दोस्तों, इसका निदान कैसे किया जाए, समस्या का निस्तारण, समस्या का निस्तारण, ठीक है, निस्तारण, ठीक। अब समस्या का निस्तारण वैसे बहुत तरीके हैं जो कि मृदा में जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जा सके, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ, नंबर एक है सबसे पहले वृक्ष लगाकर, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण द्वारा, ठीक है, प्लांटेशन द्वारा, ठीक। अब हम वृक्ष जब लगाएंगे तो उससे मृदा का जो अपरदन है वो कम हो जाएगा। मृदा का अपरदन वृक्ष लगाने से किस प्रकार से कम होगा, मृदा अपरदन, अपरदन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ बाढ़ वाले इलाके में, बाढ़ वाले इलाके में कटाव कम हो जाएगा, कटाव कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या काम करेंगे ये वृक्ष, अगर हमने वृक्ष लगा दिए तो मृदा को किस प्रकार से रोकेंगे, एक तो मृदा अपरदन कम हो जाएगा, और जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर कटाव ज्यादा मृदा करती है तो वहां पे कटाव कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, और जो वायु है, वायु द्वारा, वायु द्वारा मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि मृदा अपरदन जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो जल द्वारा और दूसरा वायु द्वारा। अब जल कैसे करता है, बाढ़ द्वारा, जब बाढ़ आती है तो जल मृदा का अपरदन करता है, ठीक है। और वायु कैसे आती है, वायु अपने साथ में जब शुष्क क्षेत्र हो जाता है तो वहां पर वायु अपने साथ में मिट्टी को हटा देती है वहां से और दूसरी जगह विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से वृक्षारोपण द्वारा हो गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा चलते हैं, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाकर, प्रतिबंध लगाकर, ठीक है। दोस्तों मानव है, मानव इतना स्वार्थी हो चुका है आज के दौर में कि वह दिन पर दिन वनों की कटाई करता जा रहा है और अपने औद्योगिक विकास या फिर अपना निवास स्थान बनाने के चक्कर में वनों को अत्यधिक काट रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे जैव विविधता पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है और अब हमारा जो मौसम है वो भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं और मृदा समस्या तो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। अगर हम वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो वहां मृदा अपरदन में हमारे लिए सहायता, तो हम मृदा अपरदन में कमी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी हैं, जैसे कि अगला पेज ले लेते हैं यहाँ से, जैसे तीसरा है समोच्च, समोच्च रेखा खेती, समोच्च रेखा खेती, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंटूर, कंटूर प्लगिंग, ठीक है। कंटूर प्लगिंग, समोच्च रेखी खेती जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें की जाती है। जैसे मान लिया जाए ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पर्वत हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब वहां पर जो समोच्च रेखा खेती के बारे में बोला गया है कि समोच्च रेखा खेती की जानी चाहिए। अब खेती वहां पर होती कैसे है, ये ढाल है, ये ढाल के साइड में खेती होती है, यानी कि जो जुताई होती है, जुताई इस तरीके से करता चला जाता है ट्रैक्टर, यानी कि यहाँ की मिट्टी यहाँ नीचे
आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे कि इसका कटाव होने लगता है और नीचे मिट्टी की परत दर परत जमती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मृदा अपरदन होता है। अगर हम समोच्च रेखीय खेती यानी कि ये कंटूर कंटूर होंगे, इस तरीके से हम जोतेंगे अगर वहां पहाड़ी क्षेत्र को, तो वहां की मिट्टी नीचे नहीं आएगी और वहां की वहीं रह जाएगी, जिससे कि हमारा मृदा अपरदन रुक जाएगा, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मिंग कृषि। स्थानांतरित लिख देते हैं, स्थानांतरित कृषि पर रोक, रोक, ठीक है। ट्रांस फार्मिंग, ठीक है, कल्टीवेशन, ठीक। ट्रांसफार्मिंग जो कल्टीवेशन होता है यानी स्थानांतरित कृषि, इसको झूम खेती भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि एक जगह खेती करके, एक जगह जैसे वन काट दिए, ठीक है, वहां पर एक बार खेती कर ली, ठीक। अब जब वहां की खेती बाड़ी दम नहीं दे रही है, यानी कि वहां की जो उर्वरता है वो उस तरीके की नहीं रह रही है, तब मानव क्या करता है, वहां उस जगह को छोड़ देता है और नई जगह को तलाश करने लगता है और वहां पर भी वन काटकर खेती करता है, ठीक है। वहां पर भी यही स्थिति होती है, जब तक खेती करता है जब तक कि उसमें उर्वरता क्षमता रहती है। जब उर्वरता क्षमता कम कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, तो दूसरी खेती के तलाश में फिर वन काटने लगता है या फिर दूसरी जगह चला जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो खेती होती है वो खानाबदोश खेती बोलते हैं, खानाबदोश खेती या फिर झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। ये नागालैंड में सबसे ज्यादा होती है, इसको लिख लो दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, की जाती है, की जाती है, ठीक है। यदि हम स्थानांतरित कृषि या फिर जो ट्रांसफार्मिंग कल्टीवेशन है उस पर अगर हम रोक लगा देते हैं, झूम खेती पर रोक लगा देते हैं, झूम खेती पर रोक लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो वन है वो कटना बंद हो जाएंगे और वहां के मृदा अपरदन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहे दोस्तों ये इनकी समस्या का निस्तारण। वैसे तो और भी निस्तारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने खास खास बता दिया। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन, ठीक है। भारत की मृदा की समस्याएं, भारत की मृदा की जो समस्याएं हैं वो दो तरीके से मैंने ली थी, एक मानवीय समस्या और दूसरा प्राकृतिक समस्याएं। मानवीय समस्याओं में क्या थी, वनों की कटाई चल रही थी और चराई अवैज्ञानिक तरीका चल रहा था, ठीक है। वनों की कटाई किस प्रकार से, यानी कि जो मानव है, मानव अपने औद्योगिक विकास और अपने जो घर बनाने के चक्कर में, निवास स्थान बनाने के चक्कर में ये वनों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक है। चराई से समझते हैं, चराई से पशुओं के अत्यधिक चराए जाने से भी मृदा अपरदन होता है। अब अवैज्ञानिक तरीका, अवैज्ञानिक तरीका ये होता है दोस्तों कि जो कृषि का जो भूभाग्य है उसको हम गलत तरीके से उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है। आते हैं हम प्राकृतिक समस्याओं, प्राकृतिक समस्याओं को मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया है। एक तो मृदा अपरदन, दूसरा उर्वरता का ह्रास, ठीक है, जो मृदा का उर्वर शक्ति है वो उसका कम हो जाना, जल जमाव, ठीक है, अम्लता और क्षारीयता और मरुस्थलीकरण, ठीक। अब इसको मृदा अपरदन को मैंने कुछ भागों में लिया है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन दो तरीके से होता है, एक तो सतह द्वारा, दूसरा नलिकाओं द्वारा। जब सतह द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं हम सीट अपरदन, यानी कि जो मृदा की ऊपरी परत है वो अगर हट जाए सतह के रूप में तब होता है सीट अपरदन, ठीक है। अगर ये नलिकाओं के रूप में, जैसे जब वर्षा का पानी है वहां अपने निकलने का स्थान बनाता हुआ चलता है और उसके साथ में ही मिट्टी को लेता हुआ चलता है तो कुछ नलिकाएं बन जाती हैं, ऐसे अपरदन को बोलते हैं गलीय अपरदन, ठीक है। ऐसे अपरदन को बोलते हैं गलीय अपरदन, ठीक। अब आगे आते हैं,
आगे आते हैं, जो मृदा अपरदन है वो इसके ही माध्यम से नहीं बल्कि जल और वायु के माध्यम से भी होता है। ठीक है, जैसे वर्षा क्षेत्र में जल जल के माध्यम से होता है और शुष्क क्षेत्रों में वायु के माध्यम से होता है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं मृदा उर्वरता का ह्रास, यानी कि जो मृदा की उर्वर शक्ति है, प्राकृतिक उर्वर शक्ति है, ठीक है, उसका कम हो जाना। ठीक, सैकड़ों वर्षों तक मृदा का उपयोग करते रहना या फिर बहुफसलीय पद्धति का अपनाया जाना इस तरीके की समस्या को पैदा करता है। अब इसमें कुछ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने लिया था जल जमाव। जल जमाव, जल जमाव से क्या समझते हैं? जल जमाव जल का बह इस तरह होता है जिसमें जो फसल है, फसलों में मृदा रंध्र होते हैं वह संतृप्त हो जाते हैं और वहां पर जो मृदा में उपस्थित वायु अपना सामान्य चक्र पूरा नहीं कर पाती है, वो सामान्य चक्र बाधित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो जो मात्रा है वो कम होने लगती है और CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है। किसमें? मृदा में। ठीक, अब यहां तक हमने बात की थी। आगे हमने बात की थी, आगे बात की थी नहरों, इसका कारण क्या था, यानी कि जो हमारा जल भराव था, जल जमाव था, उसका कारण क्या था? कारण कुछ थे, जैसे कि नहरों का रिसाव, ठीक है, जल निकासी की कमी। ठीक, अब आगे हमने लिया था, आगे लिया था अम्लता एवं क्षारीयता। अम्लता और क्षारीयता ऐसी जगह पे होती थी जहां पर कम वर्षा होती थी लेकिन जो बाष्पीकरण की क्रिया है वो दर ज्यादा होती थी। ठीक, अब इसमें केशिका द्वारा कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीज के जो लवण हैं वो मृदा की सतह पर आते थे, यानी कि मृदा की सतह की ओर आकर्षित होते थे। ठीक है, और इस तरीके से जो सतह बन जाती थी वह सफेद रंग की चादर सी जैसी बन जाती थी। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे मैंने लिया था जो कि ऐसी जो मिट्टी होता है जल जमाव वो कहाँ कहाँ, जैसे खादर में, डेल्टा में, दलदली क्षेत्र में इस प्रकार से पाया जाता था। ठीक है, अब मैंने लिया था यहाँ पर मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से क्या तात्पर्य है? मरुस्थलीकरण ऐसा जो मरुस्थल का ऐसा गैर मरुस्थल स्थान जहां पर मरुस्थल का विस्तार हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक, ये तो रहे थे कुछ समस्याएं। अब उसका निस्तारण किया था, उसका निस्तारण, समस्या का निस्तारण। ठीक है, समस्या का निस्तारण कुछ इस प्रकार से लिया था, वृक्षारोपण द्वारा। ठीक, और जो कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाकर। अगला है समोच्च रेखा खेती पर। ठीक है, यानी कि समोच्च रेखा खेती ऐसी खेती जहां पर्वतों और पहाड़ों पर की जाती है, जो कि इस तरीके से मैंने बताया था कि जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक ले आएगा, जिससे कि ये जो मिट्टी है वो नीचे की ओर आ जाएगी और इस पहाड़ों का ह्रास होने लगेगा। ठीक, तो उसको मैंने बताया कि समोच्च रेखा खेती की जानी चाहिए। समोच्च रेखा खेती यानी कंटूर में इस तरीके से होगी तो मिट्टी वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक, अगला मैंने बताया था स्थानांतरित कृषि पर रोक, यानी कि जो झूम खेती है, स्थानांतरित कृषि है, ट्रांसफार्मिक कल्टीवेशन है, ठीक है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि एक वन को काटा, वहां पर कृषि की। ठीक है, कृषि करने के बाद में जब उसकी उर्वर क्षमता कम हो गई या फिर खत्म हो गई, तब वह नई जो मिट्टी होती है उसकी खोज में वनों की कटाई दूसरी जगह करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे वन भी कम हो रहे हैं और मृदा अपरदन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो रहे थे कुछ कारण और निस्तारण। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों इस मिट्टी के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।